नमस्कार मित्रों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने देसी लोन एडवाइजर चैनल में। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको ए टू जेड कि आपको होम लोन लेने के लिए किस प्रकार प्लानिंग करनी चाहिए और कितना होम लोन आपको रिक्वायर्ड है, ये आप जान पाएंगे इस वीडियो को पूरा देख के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। एक, प्रॉपर्टी पे लगने वाला रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितना रहेगा, जो भी रजिस्ट्री में आपका लगेगा। तकरीबन 7-8% होता है लगभग, कहीं कहीं पे थोड़ा ज़्यादा भी होता है, थोड़ा कम भी होता है। तो जिस भी शहर में आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, इस चीज़ का पहले आप जानकारी ले लें कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने हैं। प्लस उसमें ऐड करें आप अपनी जो भी आपका ब्रोकरेज लगने वाली है, 1% 2% डिपेंड करता है, तो वो आप ऐड कर लें उसके अंदर। उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसमें आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो भी चीज़ें आपको अपने घर में लगानी है, लाइक सोफ़ा लगाना है, फ्रिज लगाना है, फॉल सीलिंग कराना है, एसी लगाना है, मॉडुलर किचन बनाना है, आपको डाइनिंग टेबल लेना है, एवरीथिंग जो भी आप अपने घर में लगाना चाहते हैं या अपने घर को जिस भी प्रकार आप सजाना चाहते हैं, उन चीज़ों का भी एक बार आप जो है आकलन जरूर कर लें कि कितने में वो सारी चीज़ें आएंगी या लगेंगी। तो उससे क्या होगा कि जब आप उस चीज़ों को आपका पता होगा, देखिए उससे क्या होगा, जब आपको पता है कि मेरे मकान में रजिस्ट्री ब्रोकरेज के अलावा 10 लाख रुपए का मेरे को और इसके अंदर काम कराना पड़ेगा या मैं कराना चाहता हूँ अपनी इच्छा से अपने घर को सुंदर बनाने के लिए, तो अब आप ये समझ लीजिए कि जो भी कॉस्ट आपकी थी, मान लीजिए 50 लाख का फ्लैट था, तो 10 लाख रुपए तो आपका फिनिशिंग का हो गया, वो हो गया 60 लाख रुपए, प्लस आपका लगभग 5 लाख रुपए ब्रोकरेज रजिस्ट्री हो गया, तो हो गया 65 लाख रुपए। तो ऐसे केस में देखिए, रजिस्ट्री और ब्रोकरेज तो बैंक फाइनेंस नहीं करता है, बट आप एक एस्टीमेट बनाएंगे। अगर आपको वो फर्निशिंग का लोन चाहिए, एक एस्टीमेट बना के देंगे बैंक को, जो कि बैंक के ऑथराइज वैल्यूअर के द्वारा वेटिंग किया जाता है कि जो भी एक्सपेक्टेशन आपका है, जो भी कोटेशन आप दे रहे हैं वो ठीक है। वो उसको एक बार मेजर करते हैं कि वो जो भी आप बता रहे हैं वो सारी चीज़ें ठीक हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट था 50 लाख और 10 लाख जो आपका फिनिशिंग का कॉस्ट है, वो दोनों मिलकर 60 लाख हो जाएगा। और जो लोन आपको मिलना चाहिए था 50 लाख पे 40 लाख रुपए, वो अब आपको 60 लाख पे मिलेगा 48 लाख रुपए। अब ये 48 लाख रुपए में भी दो चीज़ें हैं। ब्रेकअप है पेमेंट्स का। जो 40 लाख रुपए है वो मिलेगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री आपके सेलर के नाम पर। जो बचा हुआ जो आपका 8 लाख रुपए है, वो 8 लाख रुपए जब आपकी रजिस्ट्री और रजिस्ट्री प्रॉपर्टी की पूरी चैन जब बैंक में आ जाएगी, मॉर्गेज हो जाएगी, ईएम क्रिएट हो जाएगा, इक्विटेबल मॉर्गेज जब क्रिएट हो जाएगा, तो इक्विटेबल मॉर्गेज के बाद वो पैसा बैंक आपको रिलीज करता है। रिलीज करने का भी बैंक का कुछ नियम है, वो 2 से 3 बार में या 3 से 4 बार में पैसा रिलीज करता है, सो दैट कि आप उसको उसी यूज में लें जिस यूज के लिए आपने कोटेशन दिया है। तो ऐसे में क्या होगा, मान लीजिए आपका 8 लाख का लोन है तो बैंक आपको 3 से 4 लाख रुपए दे देगा। उससे अगर मान लीजिए आपको कुछ वुड वर्क कराना था किचन में, फॉल सीलिंग वगैरह, वो आप अपना काम शुरू कराइए। जैसे ही काम वो आपका ऑलमोस्ट मतलब शुरू हो जाएगा, तो कुछ दिन बाद जब भी आपको लगता है कि भाई मैंने 4 लाख का काम कर लिया है, तो बैंक में आपको एक रिक्वेस्ट देना होता है, तो बैंक आपको रेस्ट ऑफ अमाउंट रिलीज कर देता है। तो देखिए, इसमें ऐसा करने से आपको बेनिफिट क्या होता है कि जो लोग मकान लेने के बाद अपने फिनिशिंग के कामों के चक्कर में पर्सनल लोन में फंस जाते हैं जाकर, या क्रेडिट कार्ड स्वैप कर देते हैं और उसकी हैवी ईएमआई और हैवी इंटरेस्ट भरते हैं, या कंज्यूमर लोन ले लेते हैं, एसी पे लोन, फ्रिज पे लोन, छोटी छोटी ईएमआई मल्टीपल बनवा लेते हैं, तो उन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। और जो भी काम आप कराएंगे आपके एस्टीमेट के माध्यम से, बैंक को उसमें आपको बिल देने होते हैं। तो बिल देखिए, जनरली क्या है, 100% चीज़ों का नहीं मिलता, लेकिन आप मान के चलिए 50 से 60% चीज़ों का मिलता है और बैंक आपसे मांगेगा, वो आपको देना होगा। बाकी आप कच्ची रसीदें भी दे सकते हैं, कोई लेबर आपने कारपेंटर को दिया, कुछ दिया, वो भी दे सकते हैं। और बैंक वो चीज़ को मेज़र करता है कि जो पैसा बैंक ने दिया आपको फर्निशिंग के लिए, वो पैसा वहीं यूज़ हुआ है। ये बैंक का काम है उसको इंश्योर करना। इसीलिए बैंक आपको पैसा जो है 2 से 3 टुकड़ों में देता है, कि बैंक ये चाहता है कि वो आपका काम जो है वो देख ले कि हाँ जी आप काम करवा रहे हैं। तो देखिए, ऐसा करने से आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स्ट्रा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, आप अपने घर में अच्छा टीवी लगाना चाहते हैं, अच्छा एसी लगाना चाहते हैं, फ्रिज लगाना चाहते हैं, सब चीज़ें लगाइए, कोई इशू नहीं है। बट वन शॉट में आप जब अपना लोन अप्लाई कर रहे हैं तो उसका असेसमेंट आप पहले से कर लें, जो भी चीज़ें आपको उसमें रिक्वायर्ड है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जो फालतू के आपके जो क्रेडिट कार्ड के जो आप स्वैप्स करते हैं और ईएमआई बना लेते हैं, या कंज्यूमर लोन में जाते हैं, या फिर कुछ लोग पर्सनल लोन ले लेते हैं, तो उन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। और देखिए मित्रों, अगर आप इस प्रकार अपने होम लोन के अंदर अपना अगर मान लीजिए एस्टीमेट आप ऐड करते हैं, जो भी आपको घर में इंटीरियर कराना है, तो इसमें आपका एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ लोग अगर जानना चाहते हैं या लोग जानना चाहेंगे,
तो तकरीबन आप मान के चलिए 2000 रुपये के आसपास आपका एस्टीमेट बन जाता है, वेटिंग भी हो जाता है, जो भी आपको काम उसमें कराना है। और इसका एक एडवांटेज ये भी है कि जो आपको उस वाले लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो होम लोन का ही मिलेगा, और वो एज ए होम लोन ही कंसिडर होगा, जिसमें कि आपको जो भी इनकम टैक्स के बेनिफिट हैं वो भी सारे आपको एज इट इज़ मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी आप अपना होम लोन अप्लाई कर रहे हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर आप एक बार एसेस कर लीजिए, सो दैट कि आपको रजिस्ट्री कराने के बाद किसी तरीके का पेमेंट्स को लेके कोई क्रंच नहीं रहे, और आप स्मूथली अपना जो भी आपका प्रोसेस है और जो आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसको आप इंजॉय कर पाएँ। बाकी जो भी लोग दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं और वहाँ पर उनको होम लोन की आवश्यकता है, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस संदर्भ में आपको जो भी और जानकारी चाहिए, लोन कैसे होगा, कब तक हो जाएगा, कितना टाइम लगे, उन सभी चीज़ों के लिए हम अवेलेबल हैं आपके लिए। अगर आप दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो दिल्ली एनसीआर के लिए आप हमें होम लोन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जितनी आवश्यक चीज़ें हैं वो हम आपको गाइड करते हैं, जैसे कि टीडीएस जो है वो कितना कटेगा, एनआरआई में कितना कटेगा, वैसे कितना कटेगा, जब आप डील कर रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं, तो उन सभी चीज़ों की एक्सपर्टीज़ हमारे पास है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर आप दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और आपको होम लोन की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जब आप होम लोन अप्लाई करते हैं, सपोज आपने 50 लाख का अप्लाई किया और आपको रिक्वायरमेंट जो है वो 30 लाख की है, आपको लगता है कुछ पैसा मेरे पास आ गया, कहीं मैच्योरिटी का आ गया, पीपीएफ से आ गया, तो ऐसी स्थिति में क्या करें, तो इसके लिए आपको देखना है हमारा नेक्स्ट वीडियो, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और आज का ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी आपके मित्र हैं या जो भी सोसाइटीज़ में आप रहते हैं वहाँ शेयर करें, सो दैट जो लोग अभी रेंट पर रह रहे हैं वहाँ पर या प्लान कर रहे हैं वहीं पर दूसरा मकान लेने की या फिर कहीं और प्रॉपर्टी परचेज करने की, तो उनकी भी हेल्प हो पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।